हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वृंदावन एकेडमी पे। आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कूलॉम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल हो सकते थे वो मैंने करा दिए थे, और कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको होमवर्क में खुद से करने के लिए भी दिए थे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें डिफाइन करना है तो उसकी डिफिनेशन हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक क्वालिटेटिव डिफिनेशन दे सकते हैं और एक क्वांटिटेटिव डिफिनेशन, मतलब उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसको दो फॉर्म में हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम इसको फिजिकली समझने की कोशिश करें, अभी मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेशन निकालना या इसको कैलकुलेट करने की बात ना करें, सिर्फ समझने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है एक्चुअली में। तो इसको अगर समझा जाए तो सपोज कर लीजिए कोई एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। अगर वो कहीं पे एक स्पेस में रखा हुआ है तो उसके सराउंडिंग में, उस चार्ज के सराउंडिंग में एक रीजन, अपने सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन वो बना लेता है जिसमें अगर कोई एक अनदर चार्ज यहाँ पे लाया जाए तो वो क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो अ चार्ज, अ रीजन सराउंडिंग अ चार्ज वेयर व्हेन वी ब्रॉट एन अनदर चार्ज कॉल्ड टेस्ट चार्ज देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है, तो वो जो सराउंडिंग का रीजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। तो जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, और जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द फील्ड रीजन ऑफ द सोर्स चार्ज, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो हमेशा याद रखिएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, और जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड करता है व्हेन वी ब्रॉट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ठीक है, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर किसी भी चार्ज पे लग रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उस रीजन में पता है तो आसानी से उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या दी जा सकती है, एनी सोर्स चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट इन द सराउंडिंग स्पेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी चार्ज, सोर्स चार्ज अगर रखा है तो उसके अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है, जिसमें अगर कोई एक अनदर चार्ज, टेस्ट चार्ज लाया जाए तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इफ वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज नियर इट देन इट एक्सपीरियंसेस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन आता है, सपोज कर लीजिए क्यू चार्ज है, इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई है। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी के ये बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई। तो सिंस F की जो डायरेक्शन आ रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और चार्ज के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। अगर चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर चार्ज निगेटिव होगा तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगी, अपोजिट होगी। सपोज कर लो यहाँ पे चार्ज रखा है, अगर ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड है तो फोर्स की भी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग होगी। और सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक चार्ज रखा है जो कि माइनस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो जिस पे फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। तो ये याद रखिएगा। तो अगर देखा जाए कूलम्बियन फोर्स का एक्सप्रेशन देखा जाए, दो चार्ज है तो कूलम्बियन फोर्स जो होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के एक्सप्रेशन में तो दोनों चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर जो है वो सोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और दूसरा है कि जो डिस्टेंस होगा
जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, जैसे हम किस पॉइंट पे लिख रहे थे, इस पॉइंट पे लिख रहे थे जो r डिस्टेंस पे था, तो उस पॉइंट के जो डिस्टेंस होगा उसके इनवर्स के स्क्वायर के इनवर्स के प्रोपोर्शन होगा। मतलब स्क्वायर है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अब इसकी अगर क्वांटिटेटिव डिफिनेशन देखी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ क्वांटिटेटिव डिफिनेशन इस वाले फॉर्मूले से आसानी से दी जा सकती है, और क्वांटिटेटिव डिफिनेशन हो जाएगी कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, वेयर क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अभी तक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा था, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा था, F लग रहा था। तो यूनिट टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, F अपॉन क्यू नॉट लगेगा। और यही जो फोर्स होगा, या इस वाले एक्सप्रेशन से यही फोर्स निकल के आया, यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि क्यू नॉट इक्वल टू क्या पुट कर दोगे 1, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो आप ध्यान रखिएगा कि क्यू नॉट शुड बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होना चाहिए। अगर ये स्मॉल नहीं होगा क्यू नॉट तो इस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। मतलब सपोज कर लो ये टेस्ट चार्ज स्मॉल नहीं है, लार्जर है, तो जो ये चार्ज पहले से रखा हुआ था इसको ये डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए जो भी टेस्ट चार्ज हम कंसिडर करते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए टू अवॉइड डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में या कहीं और बुक में आप देखते हो वहां पे लिमिट लगा होता है, लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0। यही जो यहाँ पे कंडीशन लिखी गई है कि क्यू नॉट शुड बी वेरी स्मॉल, तो उसी को यहां से लिमिट से एक्सप्रेस कर दिया गया है कि लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0। कोई चीज अगर 0 की तरफ, सपोज कर लो नंबर लाइन सिस्टम है, ये 0 है, ये 1 है एंड सो ऑन है, कोई चीज अगर 0 की तरफ टेंड करती है तो उसको कहा जाता है वो बहुत बहुत छोटा है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को लिमिट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया है कि लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 F अपॉन क्यू नॉट। तो दिस डेफिनेशन इज मोर एक्यूरेट देन दिस डेफिनेशन, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इन केस ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एफ विल बी सिमिलर, जो कि मैंने अभी पीछे बताया कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा जाता है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही लगता है, और अगर निगेटिव टेस्ट चार्ज रखा जाएगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एफ अपॉन क्यू नॉट, तो एफ की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इट इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट अपॉन मीटर। ये वोल्ट अपॉन मीटर के इक्विवेलेंट क्या है, मतलब ये यूनिट जो है और एक यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू V बाई टी। दैट मीन्स दो चार्ज प्लेट्स हैं, अगर दो चार्ज प्लेट हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, इसको अगर B पोटेंशियल अप्लाई करके, V पोटेंशियल इसमें अप्लाई कर दिया जाए किसी बैटरी के थ्रू और इनके बीच का सेपरेशन अगर D है, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है दैट इज E इज इक्वल टू V अपॉन डी होता है। तो उससे फॉर्मूला आता है V होगा वोल्ट यूनिट होगी एंड D इज मीटर। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिए क्योंकि एनसीईआरटी पे ये क्वेश्चन इस पे दिए गए हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू V अपॉन D वेयर V इज अ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ प्लेट एंड D इज अ सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स या टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अब डायमेंशन अगर E की निकालें तो डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज, बिकॉज यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है mlt-2, डायमेंशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू IT होता है, तो A इंटू टी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, mlt-3 A-1, तो इसकी हो जाएगी डायमेंशन। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कूलम्बियन फोर्स तो हमारे पास ऑलरेडी था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की क्या जरूरत पड़ी। तो अगर किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में फोर्स तब तक नहीं आएगा जब तक वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना हो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस पहले है, फोर्स का एग्जिस्टेंस बाद में है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं नहीं होगी, मतलब सोर्स चार्ज ही नहीं होगा, तो फोर्स कौन लगाएगा टेस्ट चार्ज पे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर एक्यूरेट टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देन कूलम्बियन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तभी आता है जब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस ये है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि किसी भी सराउंडिंग में, किसी भी एरिया में, उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है तो हम आसानी से वहां पे कूलम्बियन फोर्स या फोर्स का एक्सप्रेशन आसानी से हम लिख सकते हैं, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू Q0 E R।
ठीक है। आर का मतलब ये है कि ये पोजीशन पे फंक्शन है, जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी हमारी ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज हो जाएगी। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास दिस हैविंग अ चार्ज दिस। तो अगर देखिए ये वाटर ड्रॉप है तो वाटर ड्रॉप नीचे आएगी तो इसका वेट कितना होगा mg। तो कह रहा है कि अगर इसको चार्ज दे दिया जाए, कितना चार्ज दे दिया जाए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज दे दिया जाए, तो बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इसके सराउंडिंग में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए जिससे इस फोर्स को ये बैलेंस कर सके। तो सुनिए, अगर ये देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो डिपेंड करेगा इसके पॉजिटिव निगेटिव पे। अगर निगेटिव साइन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। लेकिन वो बात नहीं कर रहा है, अभी यहाँ डायरेक्शन का कोई रोल नहीं, बस कह रहा है कि उसे सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऊपर ही लगेगा, तभी इसे सपोर्ट कर पाएगा। अभी डायरेक्शन के चक्कर में मत पड़िए, अभी उसके बारे में बात नहीं हो रही है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो फोर्स कितना लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इज Q इंटू ई। चार्ज कितना दिया जा रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां पे क्या पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे mg अपॉन q। q की वैल्यू पुट कर देंगे, m की वैल्यू दी है, g की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, 9.8 एज जैसे क्वेश्चन में दिया हो, और ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। अब यहाँ पे ऑयल ड्रॉप है उसको बैलेंस करना है, कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब याद रखिएगा ऑयल ड्रॉप में कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज को करस्पॉन्ड करेंगे 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने चार्ज को करस्पॉन्ड करेंगे। तो लोकेटेड बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर विच इज 5 मिलीमीटर अपार्ट, द मास ऑफ ऑयल ड्रॉप इज दिस। तो हमें क्या निकालना है, हमें वोल्टेज निकालना है, हमें क्या निकालना है वोल्टेज निकालना है। सिंस हमें पता है Q इंटू ई किसको बैलेंस करेगा, इसके मास को बैलेंस करेगा। तो मास इसका कितना है, मास है 3 इंटू, देखिए यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁻16 kg। तो यहाँ पे जी भी आ जाएगा, जी हमने 10 पुट करना है, क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ई का एक्सप्रेशन नहीं दिया और ई कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा है वोल्टेज कैलकुलेट करिए जब दो प्लेट्स के हैं। तो मैंने अभी बताया था जब दो प्लेट्स होती हैं उनके सेपरेशन डी हो और वोल्टेज अप्लाई किया जाए बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है V अपॉन डी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 10। अब ध्यान दीजिएगा डी जो है मिलीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और वी जाके हमारी एसआई यूनिट में वोल्टेज में आ जाएगा। चार्ज के प्लेस पे ये सारी चीजें यहाँ पे जो दी गई हैं पुट कर लेंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग के बेस पे एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। जैसे हम क्या निकालते थे इलेक्ट्रिक फोर्स में जब हम सुपरपोजिशन सेवरल पॉइंट चार्जेस होते थे उसकी वजह से एक पॉइंट पे फोर्स लिखते थे, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है। तो यहाँ पे याद रखिए अगर सेवरल पॉइंट्स हैं और किसी एक पर्टिकुलर पे फील्ड निकालने के लिए दूसरे चार्ज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू सोर्स चार्जेस। यहां पे टेस्ट चार्जेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो यहां पे टेस्ट चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से सेवरल चार्जेस जो रखे हुए हैं उस पॉइंट पे अलग अलग उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, फिर इन सबका क्या कर दीजिए वेक्टर सम कर दीजिए। जब वेक्टर सम कर देंगे तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम सेवरल पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, उस पर न्यूमेरिकल कितने तरीके के आ सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं, मैग्नेट्स जब हम पढ़ते थे 10th में तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सिमिलर टू दैट है। सारी चीजें अभी आपको वैसी ही दिखाई देंगी यहाँ पे जैसा वहां पे होता था, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। फैराडे ने इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहा था, लेकिन सिंस यहाँ पे फोर्स का टर्म आ रहा है तो कंफ्यूजन ना हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएट होती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स से एसोसिएटेड नहीं होती हैं। इसलिए जनरली हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ना कह के सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही कहते हैं, लेकिन फैराडे ने इसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहा था। क्यों कहा था वो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूं। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मे बी डिफाइंड एज द कर्व along which a small positive charge would tend to move in an electric field and
tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point. सपोज कर लीजिए टेस्ट चार्ज Q है। अब इस पे अगर टेस्ट चार्ज Q है तो ये जिस पाथ पे मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहीं पे टेस्ट चार्ज रखा है तो उस पे फोर्स लगेगा, और जब फोर्स लगेगा तो वो मूव करेगा। तो जिस ट्रेजेक्ट्री पे वो मूव करता है, जिस ट्रेजेक्ट्री को वो फॉर्म करता है, दैट ट्रेजेक्ट्री इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और उस ट्रेजेक्ट्री पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ये फैराडे ने बताया था। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व। तो ये इमेजिनरी, ये एक्चुअली में रियल में नहीं होती हैं, ये एक इमेजिनरी कर्व होती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम इमेजिनरी कर्व एक बनाते हैं, वैसे ये भी एक इमेजिनरी कर्व होती हैं। और ये ईच एंड एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में स्पेस में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, थ्रू आउट फैली होती हैं। जैसे अगर मैं एक पॉइंट चार्ज मानूं, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसे ईच डायरेक्शन में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, ईच एंड एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, इसलिए इसे कहा जाता है ये 3D नेचर शो करती हैं। ठीक है, अब जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो इसकी प्रॉपर्टीज पे हर साल एक नए क्वेश्चंस बोर्ड में पूछ लिया जाता है, और बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी होगी आपने 10th में तो उससे आसानी से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। वैसे भी मैंने पहले भी बता रखा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं, एंड एट निगेटिव चार्ज। और कहां एंड होती हैं, निगेटिव चार्ज में जाके एंड हो जाती हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में जाके क्या हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं। इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज, लेकिन अगर सिंगल चार्ज हो, कोई एक चार्ज हो, दे मे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। लेकिन सिर्फ अगर दो चार्ज है आपस में कहीं रखा हुआ है सेपरेटेड करके, तो पॉजिटिव से निकलेंगे, निगेटिव में मर्ज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर सिंगल चार्ज है, अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है और सराउंडिंग में कोई चार्ज नहीं है, और अगर सिर्फ निगेटिव चार्ज है और सराउंडिंग में कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं तो यहां से निकलेंगी ऐसे ऐसे, लेकिन कहां पे खत्म होगी वो नहीं पता है, तो हम मान लेंगे कहां पे एंड होंगी, ये इन्फिनिटी पे एंड होंगी। अगर निगेटिव चार्ज है तो यहीं पे आके कहां हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी। लेकिन कहां से आ रही है, सिंस पॉजिटिव चार्ज हमें दिख नहीं रहा कहीं, तो कहां से आ रही होंगी, इनको हम मानेंगे कि ये इन्फिनिटी से लाइंस आ रही हैं। तो निगेटिव चार्ज, अगर सिंगल निगेटिव चार्ज है तो हम मानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से आती हैं और निगेटिव चार्ज में एंड होती हैं। अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड है, अलग है, एकदम सिंगल है, तो उस केस में यहां से चार्ज लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और हम मानेंगे कि वो इन्फिनिटी पे एंड होंगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन अ चार्ज फ्री रीजन, अगर वहां कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन टेक कॉन्टिन्यूअस कर्व, फॉर्म कॉन्टिन्यूअस कर्व। मतलब अगर किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं से निकल के जा रही है और उस रीजन में कहीं और उसको चार्ज नहीं मिलता है, तो वो कॉन्टिन्यूअस कर्व के फॉर्म में जाएंगी, कभी भी ब्रेक नहीं होंगी। ठीक है, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिए। टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है और यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो सिंस हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम डायरेक्शन निकालनी है, तो सपोज कर लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और दोनों क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे क्रॉस कर रहे हैं इस पे अगर मैं डायरेक्शन निकालना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इनकी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। यहां टेंजेंट इधर आ रही है और यहां टेंजेंट कहां आ रही है, इधर आ रही है। तो उस केस में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट हो जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, विच इज नॉट पॉसिबल, इट इज टोटली एब्सर्ड। इसका मतलब है बिकॉज इफ दे डिड, अगर वो क्रॉस करेंगी, द फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट हैव अ यूनिक डायरेक्शन, फील्ड की यूनिक डायरेक्शन नहीं होगी, दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पूरी तरीके से गलत है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को और देखते हैं। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था वो भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कंजर्वेटिव नेचर की होती है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पॉइंट फंक्शन,
ठीक है, वो पाथ फंक्शन नहीं है। तो ये कंजर्वेटिव फील्ड्स के बारे में हम आगे चल के, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आगे चल के और पढ़ेंगे, वो देखेंगे कैसे जो है इसको रिलेट करेंगे। बस ये याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप कभी वो फॉर्म नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से शुरू होते हैं और निगेटिव में जाके एंड हो जाते हैं, निगेटिव से निकल के फिर पॉजिटिव में नहीं आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द टैंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगर टैंजेंट ड्रॉ करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर ऑन विच चार्ज आर इक्विलिब्रियम। तो हमें हमेशा याद रखिएगा, अगर चार्ज इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स अगर कंडक्टर के सरफेस पे नेट फोर्स अगर 0 है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ऑलवेज कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर होंगी, नॉर्मल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रिलेटिव क्लोजनेस, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको बताने के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, यहां पे कुछ इस तरीके से है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा देखा जाए तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड हैं, बहुत पास पास हैं, क्लोज्ड हैं, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, सेपरेटेड हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ होगी ज्यादा होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। तो रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इसके रिलेटिव में कौन ज्यादा, कहां ज्यादा क्लोज्ड है, कहां पे ज्यादा दूर है। तो ये जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर लाइंस बहुत ज्यादा क्लोजर हैं, क्राउडेड हैं, और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जब लाइंस रेयरर होंगी और दूर दूर होंगी, फार अपार्ट होंगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लाइन डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती। जैसे कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां आएंगी, यहां पे खत्म हो जाएंगी अगर ये निगेटिव चार्ज है तो, और पॉजिटिव है तो यहां से निकलेंगी। लेकिन इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो 0 होता है। तो जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ही नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? नहीं होंगी। तो याद रखिएगा। अब पैटर्न पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कुछ पैटर्न हम जल्दी पढ़ लेते हैं कि क्या है, कैसा पैटर्न बनता है। ठीक है, तो अगर पॉइंट चार्जेस की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, और एक कैसे सिमेट्रिक होंगी? स्फेरिकली सिमेट्रिक। मतलब एक स्फीयर अगर यहां पे ड्रॉ किया जाए, स्फीयर 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक गोला, एक स्फीयर अगर ड्रॉ करें तो स्फीयर के सरफेस पे, ईच एंड एवरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, ऐसे ही निगेटिव चार्ज ड्रॉ किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न ऐसा बनता है, रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ जाती है रेडियली, और यहां भी कैसी होती है? सिमेट्रिक होती हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। मतलब एक स्फीयर ड्रॉ किया जाए तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन स्फीयर पे क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं, अगर पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं तो वहां दो केस बनेंगे, सिमिलर चार्जेस हैं या अपोजिट चार्जेस हैं। अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली निकलनी चाहिए थी। एक्चुअली कैसे निकलनी चाहिए थी? ऐसे पॉजिटिव होती है, ऐसे 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 ईच एंड एवरी पॉसिबल डायरेक्शन निकलनी चाहिए थी। लेकिन क्या करती हैं, इनमें चार्जेस में रिपल्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो लेटरली इन पे प्रेशर पड़ता है और ये एक दूसरे से क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेंड हो जाती हैं। ठीक है, लेटरली प्रेशर होने की वजह से बाहर की तरफ क्या हो जाएंगी? एक दूसरे से थोड़ा सा दूर बेंड हो जाएंगी। तो सिमिलर चार्जेस हैं तो इस तरीके का पैटर्न बनता है, और ये पॉजिटिव है तो ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। अगर दोनों निगेटिव होते तो बस पैटर्न ही बनता, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन हो जाती वो कहां हो जाती? अंदर की तरफ हो जाती। ठीक है, तो ये हो गया, जब सिमिलर चार्जेस होंगे तो कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ एरो लगेगा, और दोनों नेगेटिव है तो अंदर की तरफ एरो लगेगा। और यहां पे जो सेंटर पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे नहीं पाई जाएंगी। और अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो उस केस में क्या होगा? पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और निगेटिव में जाके मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ये जो लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीम्स टू बी कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, ये जो लेंथ वाइज क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। तो क्या होंगी? पॉजिटिव से निकलेंगी और निगेटिव में जाके क्या हो जाएंगी?
मर्ज हो जाएंगी। अट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, अट्रैक्शन की वजह से ये लाइंस क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें सिमेट्रिक, इसमें और इसमें दोनों में अगर सिमेट्री देखी जाए तो सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक होते हैं अबाउट डायपोल एक्सिस। यहां सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक है, यहां भी सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी और डायपोल एक्सिस में होगी। और यहां पे एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इक्वेटोरियल लाइन होती है, इक्वेटोरियल लाइन वो होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के मिड पॉइंट में जो ऐसी लाइन, जो इसके लाइन जो ज्वाइन करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव को, जिसको डायपोल एक्सिस कहते हैं, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, इस पे किसी भी लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, पैरेलल टू द डायपोल एक्सिस। डायपोल एक्सिस की हमेशा कैसी होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। डायपोल एक्सिस ये है, पॉजिटिव से नेगेटिव मिलाने वाली लाइन जो है ये डायपोल एक्सिस, और इसी के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि अगर कंडक्टर होगा तब क्या होगा। अगर कोई भी कंडक्टर ऐसे चार्ज किया हुआ है तो सिंस हमने पढ़ा कि कंडक्टर की हमेशा परपेंडिकुलर होती है लाइन, तो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और अगर कंडक्टर चार्ज है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर पैरेलल आउटवर्ड, जैसे कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो ऐसे 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 ईच एंड एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में, लेकिन एक दूसरे से क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वी डिस्टेंस होंगी। दैट मींस जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म मतलब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो क्या आएगा, सेम आएगा, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होगा। और यहां पे भी जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी, ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी, क्योंकि इसको एक्सेस मानते हुए अगर चारों तरफ हम सिलेंडर ड्रॉ करें तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहां तक अगर देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक आप लोग बताइए ये क्या होगा। यहां पे सपोज कर लीजिए ये नेगेटिव चार्ज बार है, ठीक है, एक प्लेट है, कंडक्टर है, और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। अटेम्प्ट करिए आप लोग रोक के, ठीक है, अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो मैं बताता हूं यहां पे जो फील्ड होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, पॉजिटिव से निकलती हैं तो पॉजिटिव में निकलेंगी, और यहां पे जब जाएंगी तो याद रखिएगा कंडक्टर पे सिर्फ परपेंडिकुलर होती हैं तो हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। वैसे भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये नहीं कि ऐसे आके ऐसे हो जाएंगी, यहां पे जब टेंजेंट लिखोगे यहां पे तो परपेंडिकुलर ही तो आएगा। तो कुछ इस तरीके की यहां पे फील्ड यहां पे बनेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं, सब आप लोग सॉल्व करिएगा, देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड में, उसको सॉल्व करिएगा। यहीं पे बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर।